चलो देखो, जो प्रीवियस क्लास था आपका, लास्ट क्लास में जो डिस्कशन हुआ था प्रीवियस क्लास में, वो रेडियो एक्टिविटी के जनरल पॉइंट्स थे हमारे, जनरलाइज पॉइंट्स थे, उनको डिस्कस किया था हम लोगों ने। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके को डिस्कस किया था, चेन रिएक्शन डिस्कस की थी, और ब्रांच डिके वाले को डिस्कस किया था। ठीक है, सूरज ब्रांच डिके वाला आपका पॉइंट मैं सेपरेटली फिर से एक्सप्लेन करूंगा, बट आज आपको उसी से आगे कंटिन्यू करके आज का जो टॉपिक है दैट इज मोड ऑफ डिके, उस पे आते हैं। मैं ब्रांच डिके को फिर से लूंगा बट अभी नहीं। मोड ऑफ डिके, मोड ऑफ डिके का मतलब है एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट किन किन तरीकों से डिके करने के बाद एक स्टेबल न्यूक्लियाई बन सकता है। तो उसमें से एक डिके है अल्फा डिके। फर्स्ट मोड ऑफ डिके इज द अल्फा डिके। सेकंड मोड ऑफ डिके अगर हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के लिए बात करें तो वो बीटा डिके है, जो कि फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है। बीटा डिके फर्दर दो पार्ट्स में चला गया है। वन इज कॉल्ड बीटा माइनस डिके एंड सेकंड कॉल्ड एज बीटा प्लस डिके। इस तरीके से है वो। और एक तीसरा डिके है, तीन तरीके के मोड ऑफ डिके हैं। थर्ड मोड ऑफ डिके इज कॉल्ड एज गामा डिके। और एक चौथा और है, वो डिके नहीं है, वो तो एक डिफरेंट प्रोसेस है, उसको हम अलग से डिस्कस कर लेंगे। दैट इज के कैप्चर, इलेक्ट्रॉन कैप्चर भी बोल सकते हो। तो ये आपका चौथा प्रोसेस है। तो मोड ऑफ डिके बेसिकली तीन है, अल्फा डिके, बीटा डिके और गामा डिके। ठीक है, और डिके क्या है? तो डिके इज अ प्रोसेस। डिके के अंदर क्या बोलते हो? इट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। व्हाट इज डिके? तो इट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई into stable nuclei, into stable nuclei, that is called decay। ठीक है, तो स्टार्ट करो, फर्स्ट रिएक्शन से स्टार्ट करें। फर्स्ट वन अल्फा डिके, हमारी पहली रिएक्शन है अल्फा डिके। इसमें ये करते हो कि कोई भी न्यूक्लियस अगर हम बात करें तो अल्फा डिके के अंदर जो न्यूक्लियस होता है अल्फा डिके इज बेसिकली एमिजन, इज द एमिजन ऑफ टू प्रोटॉन्स एंड टू न्यूट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस। टू प्रोटॉन्स एंड टू न्यूट्रॉन्स फ्रॉम न्यूक्लियस, ये आप कहते हो कि ये हमारा अल्फा डिके है। न्यूक्लियस से दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन का निकलना, इस प्रोसेस को नाम दिया गया है अल्फा डिके। और इसके अंदर रिएक्शंस कुछ ये लिखते हो आप कि अगर हमारा कोई एलिमेंट मान लो ए है, सपोज कैपिटल ए, ए से डिनोट नहीं करेंगे, कोई और नाम देते हैं। ठीक है, मान लो पी नाम दे देते हैं। तो कोई अगर हमारा एलिमेंट पी है जिसका एटॉमिक नंबर जेड है और मास नंबर कैपिटल ए है, ठीक है, और ये न्यूक्लियाई ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, दैट मीन्स कि अनस्टेबल है। रेडियो एक्टिव मतलब ये अनस्टेबल है, और ये फर्दर डिके करता है, अल्फा डिके में पार्टिसिपेट करता है। तो एक अल्फा पार्टिकल बाहर आया, तो उससे हम लोग ये भी कहते हैं कि ये कोई एक स्टेबल न्यूक्लियाई बन जाएगा, रेडियो एक्टिव से स्टेबल हो जाएगा वो, और कैपिटल क्यू मान लोगे तो उसके एटॉमिक नंबर में और मास नंबर में चेंजेस आ जाते हैं बिकॉज ऑफ एमिजन ऑफ टू प्रोटॉन्स। ये हमारा Z-2 का मास नंबर बन एटॉमिक नंबर बन जाएगा, एंड बिकॉज ऑफ टू प्रोटॉन एंड टू न्यूट्रॉन, दैट मीन्स टोटल 4 पार्टिकल्स, जो उसका मास नंबर कैपिटल ए है वो रिड्यूस करके -4 कर देते हो आप, कि मास नंबर -4 से रिड्यूस हो गया। और प्लस सम क्यू वैल्यू, ये पहले डिस्कस किया गया था कि इस रिएक्शन में कुछ क्यू वैल्यू आएगी। अब क्यू वैल्यू क्या है ये आपको समझना पड़ेगा। हम लोग किस चीज को क्यू वैल्यू कहते हैं और क्यू वैल्यू कैलकुलेट कैसे की जाती है, ये पहले डिस्कस हो चुका है कि क्यू वैल्यू दो तरीके से कैलकुलेट की जा सकती है, या तो मासेस के फॉर्म में या फिर बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्म में। तो अभी हम लोग मासेस वाला फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, मासेस वाला फॉर्म यूज करोगे, उस हिसाब से आप बताओ। मासेस वाले फॉर्म के हिसाब से अगर यहाँ पर इसका मास आप m1 पुट कर दो, Q का मास m2 है, और अल्फा पार्टिकल का मास m3 है इन टर्म्स ऑफ मासेस। ठीक है,
तो ये जो मासेस है हम लोग ये मान के चलने, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा मैं जो कहने जा रहा हूँ, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये जो भी मासेस है ये इन सबके रेस्ट मासेस है। m1 इज द रेस्ट मास ऑफ p, ये स्टेटमेंट ध्यान सुनना, इट इज द रेस्ट मास ऑफ element p, m2 is also the rest mass of element q, and m3 is the rest mass of alpha particle. In fact particle का mass नहीं होगा, let's say m1 m2 m3, m3 is the rest mass of helium atom 2he4, m2 is the rest mass of atom capital Q, and m1 is the rest mass of atom कैपिटल P। ये है आपके सामने क्वेश्चन, ये है, ये इनके एटॉमिक मासेस है। एटॉमिक मास कैपिटल P का एटॉमिक मास m1, कैपिटल Q का एटॉमिक मास m2 और कैपिटल अल्फा की जगह पर हीलियम का एटॉमिक मास m3। अब एक बार जरा आप मॉडर्न फिजिक्स का पहला लेक्चर याद करो, फर्स्ट लेक्चर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, जिसके अंदर ये कहा गया था कि अगर m0 किसी भी पार्टिकल का मास एट रेस्ट हो, मास एट द रेस्ट, और देन उसके बाद अगर वो पार्टिकल v स्पीड पे चले, व्हेन पार्टिकल मूव्स एट स्पीड v, उसके मास में चेंज आता है, उसका नया मास डिफाइन करते हुए m0 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर, और इस नए मास के करस्पॉन्डिंग उसकी एनर्जी को डिफाइन करते हो कि उसके इक्विवेलेंट एनर्जी जो होगी, दैट इक्विवेलेंट एनर्जी विल बी E इक्वल्स टू उसका नया मास m इंटू सी स्क्वायर। इवन एट द रेस्ट मास उसकी एक रेस्ट एनर्जी होती है, एंड द रेस्ट एनर्जी इज रेस्ट मास m0 मल्टीप्लाइड बाय सी स्क्वायर। और इन दोनों का जब डिफरेंस निकालते हो, यानी कि E माइनस ई रेस्ट, E का मतलब हो जाता है, आप इसको कहते थे मॉडर्न फिजिक्स में कि दिस वाज द एनर्जी इन मोशन ऑफ पार्टिकल, और ये एनर्जी एट रेस्ट है, तो ये डिफरेंस आपका बन जाता है mc स्क्वायर माइनस m0 c स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस v स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर। सॉरी मिस्टेक हो गई इसमें, एक मिनट, ये इतना आएगा, दिस माइनस m0 c स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू m की जगह पर आएगी ना, ये वैल्यू आपकी m की जगह पर आएगी। तो और इसको जब सिंप्लीफाई किया था तो हम लोग का रिजल्ट कुछ ये बन गया था, m0 c स्क्वायर और 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर होल रेज टू द पावर माइनस ऑफ 1 बाई 2 एंड माइनस 1, और फिर अप्रोक्सीमेशन लगाया था, इसके अंदर अप्रोक्सीमेशन यूज किया गया था कि इफ, अगर आप अप्रोक्सीमेशन लगाओ कि इफ v इज वेरी वेरी लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट, देन बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते थे, एंड देन एनर्जी माइनस ई रेस्ट की जो वैल्यू बनेगी, जो डिफरेंस आएगा, यहाँ पर बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाओगे, और उसको जब फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो वो वैल्यू 1/2 टाइम्स m0 v स्क्वायर बनती है, जिसको क्लासिकल फिजिक्स के अंदर, क्लासिकल फिजिक्स में काइनेटिक एनर्जी का नाम दिया गया है, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी इन क्लासिकल फिजिक्स। ठीक है जी, ये पूरा टॉपिक है आपका, आई मीन दिस इज अ कंप्लीट टॉपिक। सो कुल मिलाकर के मॉडर्न फिजिक्स में, in modern physics the energy of particle can be written as the rest energy of particle plus its kinetic energy ke। ये टोटल कंसेप्ट आप ध्यान रखना, इस पूरे रेडियो एक्टिविटी के अंदर हम लोग इसी को फॉलो करेंगे, दैट टोटल एनर्जी ऑफ एनी पार्टिकल इज द रेस्ट एनर्जी ऑफ पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, दैट इज द टोटल एनर्जी। इस स्टेटमेंट को हम यूज करेंगे यहाँ पर, जितने भी आपके न्यूमेरिकल्स करोगे आप, जितने भी क्वेश्चंस करोगे, उसमें यही चीज यूज होगी, एनर्जी इक्वल्स टू द रेस्ट एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, बट ये तब है जब v काफी कम है स्पीड ऑफ लाइट से। तो यहाँ पर हमें यही काम करना है। देखो यहाँ पर क्या करना है, हमने m1 m2 m3 को रेस्ट मासेस माने हैं। अब आप इसको ऐसे समझिएगा, देखो इस पूरे प्रोसेस को आप इस तरीके से समझो, रेडियो एक्टिविटी को आप मैकेनिक्स में इस प्रोसेस को अगर आप समझें तो आप इसको एक्सप्लोजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, ठीक है ना, एक्सप्लोजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें अगर, तो अगर हम ये कहें कि कोई एक कैपिटल M मास का ऑब्जेक्ट है जो ओरिजिनली रेस्ट पे था, उसके बाद ये एक्सप्लोड कर गया,
मैकेनिक्स के हिसाब से, और ये एक्सप्लोड करके एक पार्ट इसका m1 बन गया और दूसरा पार्ट इसका m2 बन गया अगर, तो ये एक पार्ट अगर फॉरवर्ड मूव करेगा तो दूसरा पार्ट बैकवर्ड मूव करता है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो बिफोर एक्सप्लोजन मास रेस्ट पे था, बट आफ्टर एक्सप्लोजन उनके अंदर कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जीज भी आएंगी। सिमिलर वे में हम लोग ये मान लें अगर कि जो मेरा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट कैपिटल P जो लिखा था हम लोगों ने Z और A वाला, हम लोग ये मान के चलेंगे दिस रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज एट रेस्ट बिफोर डिके। ये मान के चलना है कि डिके होने से पहले ये रेस्ट पे था, बिफोर डिके। तो इस हिसाब से आप इसकी जो एनर्जी लिखोगे, एनर्जी बिफोर डिके, एनर्जी बिफोर डिके, इसके हिसाब से चलोगे तो ये इसका रेस्ट मास होगा, दैट मीन्स m1। इसी को हम लोगों ने m1 माना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो पॉइंट है ये m1 है हमारा। तो m1 बेसिकली इसका रेस्ट मास है, बट ये इसका एटॉमिक मास भी है। तो ये m1 एटॉमिक मास है, और हमारे ये पूरा चैप्टर न्यूक्लियर फिनोमिना है, तो उसमें से मुझे इलेक्ट्रॉन को लेस करना पड़ेगा, कैपिटल Z टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हम टोटल मास लेंगे एंड दिस मल्टीप्लाइड बाय c²। ये एनर्जी बिफोर डिके है। डिके के बाद रेडियो एक्टिव एलिमेंट, उसके बाद अगर हम आफ्टर डिके की बात करें तो आफ्टर डिके में हमारे प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट्स थे उसमें से एक एलिमेंट Q था जिसका एटॉमिक नंबर Z-2 और मास नंबर A-4 है। ये हमारा पहला प्रोडक्ट है, और प्लस दूसरा प्रोडक्ट अल्फा पार्टिकल है। ये दो प्रोडक्ट्स हैं हमारे, अल्फा और ये। अब अगर आप इसको एक्सप्लोजन से कंपेयर करो, एक्सप्लोजन से, तो जो कैपिटल M है इसको आप कंपेयर करो ऑफ न्यूक्लियस P से, और एक्सप्लोड करने के बाद ये जो दो सेगमेंट्स हैं इनको कंपेयर करो न्यूक्लियस Q से और अल्फा पार्टिकल से। तो ये जो Q और अल्फा हैं ये मूव करेंगे, तो अगर हम इनकी एनर्जी लिखें, इसका ध्यान देना, ये जो कैपिटल Q एलिमेंट होगा डिके करने के बाद ये मूव करेगा, स्टेशनरी पार्टिकल नहीं हो सकता ये, और अल्फा पार्टिकल भी मूव करेगा, ये भी ट्रेवल कर रहा होगा। तो अब आप अगर एनर्जी आफ्टर द डिके लिखोगे, एनर्जी आफ्टर, तो कैपिटल Q का मास हम लोगों ने लिया था m2 एटॉमिक मास, बट ये उसका मैंने मेंशन किया था वहां पर, ये चीज मेंशन की गई थी यार, ये m2 इसका रेस्ट मास है। और इसके नेक्स्ट पेज पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर आप रेस्ट एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी ऐड कर देते हो तो टोटल एनर्जी बन जाती है। रेस्ट एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज टोटल एनर्जी। तो अगर ये m2 इसका रेस्ट मास है, एटॉमिक मास, तो उसमें से पहले तो Z-2 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दें। अब ये इसका न्यूक्लियस का मास हो गया, बट दिस इज द रेस्ट मास मल्टीप्लाइड बाय c², रेस्ट मास मल्टीप्लाइड बाय c², ये हुई इसकी रेस्ट एनर्जी, और प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ Q, ये इसकी टोटल एनर्जी लिखी जाएगी। प्लस अल्फा पार्टिकल के केस में जब जाओगे तो इसके लिए हम लोगों ने m3 मास लिया था, लेकिन वो m3 हीलियम पार्टिकल का मास था, तो उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन कम करने पड़ेंगे, 2 टाइम्स ऑफ Me, ये रेस्ट मास हो गया। दिस रेस्ट मास मल्टीप्लाइड बाय c² एंड प्लस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये आपकी डिके होने के बाद की टोटल एनर्जी है, और डिके होने के पहले वाली एनर्जी हम लोगों ने यहाँ पर लिखी हुई है। तो एनर्जी बिफोर डिके भी पता है और एनर्जी आफ्टर डिके भी पता है, और हम ये मान के चल रहे हैं कि आइडियल कंडीशंस के अंदर ये डिके को प्रोसेस किया जा रहा है, कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होगा। तो आइडियल कंडीशंस में अगर हम इनको कंपेयर करें, दैट एनर्जी बिफोर डिके इज इक्वल टू द एनर्जी आफ्टर डिके, अगर इसको कंपेयर करें तो डिके होने से पहले वाली एनर्जी अगर आप देखो, एनर्जी बिफोर डिके जो है, एक बार फिर से प्रीवियस पेज पर, तो ये था m1 माइनस Z Me इंटू c²। तो एनर्जी बिफोर डिके
इज m1 माइनस जेड टाइम्स me मल्टीप्लाइड बाय सी स्क्वायर इक्वल टू एनर्जी आफ्टर डिके की अगर हम बात करें, एनर्जी आफ्टर डिके की अगर आप बात करो, इसकी अगर बात करें तो ये क्या होगा, तो ये था m2 माइनस यहाँ पर z माइनस 2me था इंटू सी स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ एलिमेंट Q प्लस m3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ me इंटू सी स्क्वायर एंड प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये एनर्जी आफ्टर है, ठीक है। अब इसके अंदर ये जो फैक्टर है आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ कैपिटल Q और काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा, इसके टोटल को, टोटल ऑफ दिस वैल्यू, ये जो टोटल वैल्यू मिलकर आ रही है इसी को हम डिफाइन कर रहे हैं, इसी टोटल वैल्यू को हम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर Q वैल्यू, Q वैल्यू ऑफ अल्फा डिके, इसको डिफाइन कर रहे हो। दैट मीन्स जो Q वैल्यू है वो लिखी जा सकती है यहाँ पर, अगर हम Q वैल्यू निकालना चाहें, Q वैल्यू जिसका मतलब है Q वैल्यू, इसको आप ऐसे लिखो या फिर इसको कह सकते हो काइनेटिक एनर्जी एलिमेंट Q की और प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ एलिमेंट अल्फा, दोनों सेम चीजें हैं। तो ये वैल्यू कितनी निकल के आएगी अगर हम सारे मासेस को लेफ्ट साइड पे ट्रांसफर कर दें, काइनेटिक एनर्जी के अलावा जितना भी आपके पास ये m1 दिख रहा है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, इन सब को ट्रांसफर करो अगर एक तरफ, तो इसको आप जरा ध्यान अपने लेवल पे ध्यान से करिएगा, बट ये जो रिजल्ट आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, इट शुड बी m1 माइनस m2 माइनस m3 एंड दिस होल मल्टीप्लाइड बाय सी स्क्वायर। वेरीफाई कर ले उसको अपने अपने लेवल पर कि यही आंसर बन रहा, बिकॉज ये जो me के फैक्टर्स आपको दिख रहे हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो टर्म दिख रहा है आपको me वाला टर्म, यहाँ पर ये वाला me, यहाँ पर me और ये me, ये सब कैंसिल आउट कर जाएंगे अगर आप केयरफुली इसको करोगे, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट करके यही रिजल्ट बन जाएगा हमारा। तो ये Q वैल्यू हुई, जो कि एक तरीके से फिर वही हुआ, अगर आप देखो तो ये क्या है, डेल्टा M हुआ, अगर आप देखो तो ये डेल्टा M हुआ विच इज टोटल मास जो हमारा रिएक्टेंट्स का है और माइनस टोटल मास जो प्रोडक्ट्स का है, बेसिकली वही डेल्टा M है। तो डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर, ये Q वैल्यू बनी, जिसका फिजिकल मतलब है काइनेटिक एनर्जी ऑफ एलिमेंट Q प्लस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एलिमेंट अल्फा, ये इसका फिजिकल मतलब है, इन दोनों का काइनेटिक एनर्जी। अब एक और पॉइंट आएगा, मैकेनिक्स के एंगल पे चलते हैं, मैकेनिक्स के एंगल पर एक्सप्लोजन में या इस टाइप के सिमिलर सिचुएशंस के अंदर, इस टाइप के सिमिलर सिचुएशंस में अगर ये पार्टिकल पहले रेस्ट पे है तो हम यहाँ पर एक और स्टेटमेंट फॉलो करते हैं, एंड दैट इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये निकाल सकते हो, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉलो करते हो, और उसके हिसाब से अगर मोमेंटम जीरो था बिकॉज ये रेस्ट पे है, जीरो मोमेंटम, तो एक्सप्लोजन के बाद ये जो दो पार्टिकल्स मिल करके आएंगे इनके मोमेंटम अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए और मैग्नीट्यूड में सेम होने चाहिए, यानी कि m1 v1 should be equals to m2 v2, they must have same momentum but in the opposite directions, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के हिसाब से। तो यही काम हम अपने डिके में भी मानेंगे, हम अपने डिके के अंदर भी यही चीज मानेंगे। डिके के अंदर हम ये मानेंगे कि जो हमारा एलिमेंट P था, ये हम एज्यूम करेंगे कि ये वाला एलिमेंट इनिशियली रेस्ट पे था, दैट मीन्स इसके पास जीरो मोमेंटम था, और अगर इसके पास जीरो मोमेंटम था तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तभी हो सकता है जब एलिमेंट Q का मोमेंटम और एलिमेंट अल्फा का मोमेंटम इक्वल मैग्नीट्यूड का हो और अपोजिट डायरेक्शंस का हो, यानी कैपिटल Q और अल्फा के मोमेंटम का मैग्नीट्यूड बराबर रखना होगा, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट करनी होगी इसकी। तो इस फैक्ट को कैसे यूज करेंगे, देखो इसका यूज कहां पर है। क्लासिकल फिजिक्स में काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एलिमेंट Q विल बी रिटन एज मोमेंटम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स मास ऑफ Q, मास ऑफ एलिमेंट Q जिसको m2 लिखा गया था, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल लिखोगे
ठीक है, तो ये मोमेंटम क्यू का हो जाएगा। यहाँ पर मोमेंटम आपको अल्फा पार्टिकल का रखना पड़ेगा डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स उसका मास m3। बट जब आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉलो कर रहे हो और ये कहा जा रहा है कि कैपिटल क्यू के मोमेंटम की वैल्यू और अल्फा के मोमेंटम की वैल्यूज बराबर हैं, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि जो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बनेगा क्यू का और काइनेटिक एनर्जी अल्फा का जो रेशियो बनेगा इनके, अगर हम इनको डिवाइड करके इनका रेशियो फाइंड कर लें तो ये रेशियो बनेगा m3 डिवाइडेड बाय m2 का। और आपको इनका समेशन पता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्यू प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा ये पता है। दैट मीन ये जो वैल्यू है ये दोनों के काइनेटिक एनर्जी का सम है, काइनेटिक एनर्जी क्यू प्लस काइनेटिक एनर्जी अल्फा। और यहाँ पर हमें रेशियो मिल गया इसका, टोटल टोटल वैल्यू मिल गई और रेशियो मिल गया। तो अब आप इन दोनों से ये पता लगाओ कि व्हाट शुड बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ, फाइनल रिजल्ट है व्हाट विल बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। अगर इसके हिसाब से फॉलो करें तो अल्फा पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी बनेगी, और अगर इसको आप रेशियो प्रोपोर्शनल मेथड से चलते हो तो ये आएगा m2 डिवाइडेड बाय m2 प्लस m3 मल्टीप्लाइड बाय दिस टोटल वैल्यू कैपिटल Q। इस पॉइंट को अपने लेवल पर आप देखोगे, आप कैपिटल Q में इस पूरे को बोल रहा हूँ, ये टोटल वैल्यू कैपिटल Q है, दिस टोटल वैल्यू अपने लेवल पे वेरीफाई करो कि सही एक्सप्रेशन है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा की जो वैल्यू होगी इतनी ही होगी या फिर कुछ और आंसर बनेगा आपका। इसको अपने लेवल पे वेरीफाई करें, इसे एक्सप्रेशन सही है या कुछ मिस्टेक है इसमें, इसको जल्दी से वेरीफाई करिए। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों के काइनेटिक एनर्जी का टोटल जो है वो हमारा क्यू वैल्यू है और रेशियो उनका m3/m2 है। रखते हैं जी, ठीक है। बिकॉज मेनली क्वेश्चन हमारे ऊपर आएंगे काइनेटिक एनर्जी को लेकर के, राइट। काइनेटिक एनर्जी पे हमारे पास ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे और क्यू वैल्यू पे भी आएंगे, प्लस काइनेटिक एनर्जी के ऊपर भी क्वेश्चंस आएंगे। दोनों तरीके से क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास, ठीक है जी। करें तो इसको नोट कर लें, इस तरीके से हमारा काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बनता है अल्फा पार्टिकल के। एंड ज्यादातर क्वेश्चंस यही आते हैं कि अल्फा पार्टिकल के पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, ये क्वेश्चन ज्यादा आता है। तो हम लोग इसको एक एग्जाम्पल के फॉर्म में देखेंगे अब, ठीक है। एक एग्जाम्पल के फॉर्म में इसको देखते हैं, चलिए ठीक है। कैलकुलेटर रेडी रखोगे आप, बिकॉज उसका उसका यूज करना है मुझे, कैलकुलेटर का यूज करना है यहाँ पर, तो कैलकुलेटर तैयार रखिएगा जी। देखो इक्वेशन है, मैं आपको एक एग्जांपल दूं यहाँ पर, तो इक्वेशन ये आपके एक अल्फा डिके की इक्वेशन है, ठीक है। आपको बताना है कि व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, उसकी वैल्यू बतानी है कितना होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। और यहाँ पर मासेस में दे रहा हूँ, तो मासेस का ध्यान दीजिएगा, जो मासेस हैं उनकी सिग्निफिकेंट फिगर्स इंपॉर्टेंट है। इतना एटॉमिक मास यूनिट है ये। सेकंड पार्टिकल का मास हो गया 234.04095, और अल्फा पार्टिकल की जगह पर आपको हीलियम का मास दे रखा है कि जो हीलियम है उसका मास गिवन है, हीलियम एटम का मास दैट इज 4.002603। ट्राई करें इसके हिसाब से। और ये एटॉमिक मासेस है, मैं इसको मेंशन कर दे रहा हूँ बार बार, दीज आर एटॉमिक मासेस। बट मैं इन्हीं मासेस को यूज करूंगा। एक बार फिर से देखो, प्रीवियस पे हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन का मास लेस किया हुआ है, इलेक्ट्रॉन का मास लेस किया हुआ है एटॉमिक मास में से। बट होता क्या है कि जो फाइनल रिजल्ट बनता है, फाइनल रिजल्ट, उसमें इलेक्ट्रॉन का मास अपीयर नहीं होता और ये सारे के सारे ऑटोमेटिकली एटॉमिक मास ही आते हैं यहाँ पर। ये एटॉमिक मास ही यूज होगा, इसमें कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं करना। तो इट इज सिंपली m1 माइनस m2 माइनस m3 करके देखो क्या बनता है इससे यहाँ पर।
देखिए कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी आपको, मैं फिर बोल रहा हूँ। क्यू वैल्यू, सबसे पहला काम क्यू वैल्यू, तो उसकी नीड है, बिकॉज रिएक्टेंट का मास जो रखोगे वो 238.04955 माइनस ये वैल्यू 234.04095 माइनस 4.00260 ये हो गया m1 माइनस m2 माइनस m3 एंड मल्टीप्लाइड बाय सी स्क्वायर। निखिल क्यू वैल्यू जो बता रहे हो ना, ठीक है चलो ठीक है। इसको अगर हम फाइनली देखें तो ये वैल्यू आएगी अराउंड, मैं आपको बता दे रहा हूँ, 5.58 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके अंदर आप ये कन्वर्जन भी यूज करोगे कि 1 एटॉमिक मास यूनिट विल बी, ठीक है ना, आप वो कन्वर्जन फैक्टर भी तो यूज करोगे कि 1 एटॉमिक मास यूनिट विल बी 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। 931 यूज करना है यहाँ पर, 931 ये सब क्वेश्चन में दिया होगा, तो उससे आप सब कुछ कैलकुलेट करके देखोगे, मतलब यह जो आंसर आएगा फर्दर उसमें 931 मल्टीप्लाई भी करना है, तो ये आंसर 5.58 के आसपास आ जाएगा। ठीक है 5.58 में ये क्यू वैल्यू। अब क्यू वैल्यू का मतलब क्या आया, काइनेटिक एनर्जी आ गई, दोनों की काइनेटिक एनर्जी आ गई। काइनेटिक एनर्जी इसके अंदर यूरेनियम की भी है और प्लस काइनेटिक एनर्जी जो है वो अल्फा की भी है। क्यू वैल्यू का यही मतलब है, इन दोनों के काइनेटिक एनर्जी का टोटल है वो। अब अल्फा वाली निकालने के लिए, जो अल्फा है उसको निकालने के लिए प्रीवियस कंसेप्ट लगाओ सचिन जी। हाँ ठीक है, प्रीवियस कंसेप्ट लगाओ कि जो अल्फा पार्टिकल की एनर्जी होगी वो क्यू वैल्यू जब निकल जाएगी ना, क्यू वैल्यू एंड देन m2 डिवाइडेड बाय m2 प्लस m3 कितना आएगा देखो। तो काइनेटिक एनर्जी अगर आप सिर्फ अल्फा के निकालना चाह रहे हो तो m2 का मतलब ये यूरेनियम 234.04095 डिवाइडेड बाय m2 प्लस m3 का मतलब हो जाएगा 234.04095 प्लस 4.00260 एंड मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल क्यू विच इज 5.58 और यूनिट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सचिन का जो आंसर है वो 5.54 है आई थिंक, जो आपका आंसर आया है, चेक करने दो। 5.49 ओके, 5.49 5.49 ओके ठीक है, 5.49 सॉरी, ठीक है इसको सही कर लेते हैं। 5.49 के आसपास आ रहा है ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी अल्फा के पास होगी, जो लगभग उतनी ही है। अगर आप ध्यान से देखो तो 5.49 ऑलमोस्ट 5.58 से मैच कर रहा है। इसका मतलब लगभग यह कह सकते हो कि मोस्ट ऑफ द एनर्जी इज कैरीड बाय द अल्फा पार्टिकल एंड द रिमेनिंग न्यूक्लियस दैट इज यूरेनियम हैज नेग्लिजिबल पार्ट ऑफ एनर्जी। It has a negligible energy and most of energy is carried by alpha particle. 5.48 right, most of the energy is carried by this alpha particle. तो ये एक ही क्वेश्चन है, इसी तरीके के क्वेश्चंस और भी आएंगे आपके पास कि जो अल्फा पार्टिकल है उसके पास कितनी एनर्जी है 5.49। अब ये बताओ ये जो अल्फा पार्टिकल है, बिकॉज अल्फा पार्टिकल में चार्ज भी होता है ना, बिकॉज अल्फा पार्टिकल किसको कह रहे हो, ये 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, तो इसका मतलब इसमें 2 प्रोटॉन का चार्ज होगा, इट हैज अ चार्ज ऑफ 2 प्रोटॉन्स। तो जेई क्या कर सकता है यहाँ पर, इस क्वेश्चन को दूसरे चैप्टर्स के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो। क्यों? नाउ यू हैव अ चार्ज्ड पार्टिकल, you have a charged particle and that charged particle is having some kinetic energy, which means the charged particle has some velocity. So now they can integrate this question with electrostatic, magnetism, ये मतलब जहां जहां पर भी चार्ज को इन्वॉल्व किया जा सकता है वहां पर हम लोग जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट करके थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड पर ले जा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से होगा, यानी कि जब कभी आप न्यूमेरिकल करोगे, जेई का न्यूमेरिकल करोगे और सपोज करो आप ऑब्जेक्टिव पेपर में बैठे हो, तो आप एक अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हो। वहां पर एक स्लाइट अप्रोक्सीमेशन ये लगा सकते हो कि जो भी क्यू वैल्यू होगी वो लगभग अल्फा पार्टिकल की एनर्जी मान सकते हो, लगभग ऑलमोस्ट आप मान सकते हो कि अल्फा पार्टिकल की
वही एनर्जी होगी। लेकिन ये मैं उस केस में कह रहा हूँ जब क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव है और आपको 4 ऑप्शंस में से एक चूज करना है, तो आंसर के नियर अबाउट पहुंच जाओगे आप अपने आंसर के नियर अबाउट पहुंचने के लिए। बट जहां पर आंसर की एक्यूरेसी मैटर कर जाएगी, जहां पर आंसर की एक्यूरेसी मैटर करेगी, दैट मीन्स अगर क्वेश्चन सब्जेक्टिव टाइप है, डेसिमल प्लेसेस में उसका आंसर लिखना है, तो ये अप्रोक्सीमेशन आपके लिए खतरनाक हो सकता है। बिकॉज अगर मान लो जेई का इंटीजर टाइप या न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, तो 5.58 और 5.49 में का अच्छा खासा डिफरेंस है, इसको कंसिडर नहीं करेगा जेई। तो ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि मुझे क्या करना है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मुझे 4 ऑप्शंस हैं, उनमें से एक ऑप्शन के क्लोज जाना है, तो आप 5.58 के आसपास का आंसर ले लो। बट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है, तो आप प्रॉपर तरीके से चलोगे, फिर प्रॉपर तरीके से ये 5.49 आएगा। और मे बी कुछ लोग 5.48 भी कह रहे हैं इसको, कुछ लोग 5.48 भी कह रहे हैं। ठीक है, चलिए रीज्वाइन करिए इसको।